गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, यानी कि कोई भी एसेट जब आप बेचेंगे तो उसमें से आपको एक चीज़ माइनस करनी होती है, और दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। दूसरी जो चीज़ आपको माइनस करनी होती है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर बाइंग कुछ समय के बाद आप उसके ऊपर कुछ और एडिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी है या एक लैंड खरीदा है, तो उसके ऊपर जब आप एक फ्लोर बनाते हैं, 2 फ्लोर बनाते हैं, या ऑलरेडी आपने मकान खरीदा और उसमें एक फ्लोर है और आपने एक फ्लोर और बना दिया है, तो दैट इज़ नॉन एज एन एडिशन, राइट। सो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसी को ही हम बोलेंगे, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में। क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास कि हमें कंसीडरेशन, जो फुल कंसीडरेशन होता है, यानी कि जिसमें आप एसेट को बेचते हैं उसमें से आप 3 चीज़ें माइनस कर सकते हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड नंबर 3 सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में जानने के बाद अब हमारी बारी आ रही है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को जानने की, और वो कैसे देखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए आते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कुछ एडिशन करते हैं उस एसेट के ऊपर, कुछ अल्ट्रेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके ऊपर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है उसे कहेंगे हम, राइट। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पर्टिकुलर एसेट के बारे में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक बिजनेस की गुडविल जनरेट की है, कि क्रिएट की है, जिसके आपने कहीं से बाय नहीं किया है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो नील रहेगी, राइट। जैसे राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, एक अधिकार है ऑलरेडी आपके पास किसी बिजनेस को कैरी करने का, एक या प्रोफेशन को कैरी करने का, या ये लगा लीजिए जैसे गुडविल जैसी चीज़ है, राइट। तो उस गुडविल को अगर आपने जनरेट किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नील थी और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी एक तरह से नील ही है, राइट। लेकिन जो दूसरी तरह की एसेट्स होती हैं, जैसे जिसे हम फिज़िकल एसेट्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लॉट है, मकान है, या कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ा जिसका फिज़िकल एक जिसकी विजिबिलिटी है, जो विजिबल चीज़ें आप कह सकते हो, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनके ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर करोगे, ध्यान रखिएगा उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर वो खर्चा आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है तो उसको आपने इग्नोर करना है। फिर से बता रही हूँ, अगर 1/4/2001 से पहले कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का कोई भी खर्चा ऐसी किसी एसेट पर आया है तो आप उसको नहीं घटाएंगे, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसको डिडक्ट कहीं से भी नहीं करेंगे, उसको टोटली आपने इग्नोर करना है, ओके। नंबर बी, अगर आपने ये खर्चा यानी इम्प्रूवमेंट का जो खर्चा है अगर 1/4/2001 के बाद किया है तो आप उसको लेस कर सकते हैं, और जो भी एक्चुअल खर्चा आया होगा वही आपको लेना है, उसमें आपको किसी भी और वैल्यू से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स की बारे में बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील मानी जाएगी। अदर एसेट्स के बारे में अगर 1/4/2001 से पहले किया है उसको भी इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि हम सिर्फ उसी एसेट का इम्प्रूवमेंट का एक खर्चा ऐड करेंगे या हम कंसिडर करेंगे जो हमने 1/4/2001 के बाद में किया है, राइट। तो वो हम ले लेंगे। अब बात करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस की। सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अपनी एसेट को सेल करने के लिए, कभी कभी आप एजेंट को कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, और इसके अलावा जो है एडवर्टाइजमेंट आपको अखबार में निकालना पड़ता है अपनी एसेट को बेचने के लिए, तो वो भी एक अपने आप में एक सेलिंग एक्सपेंसेस ही है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं कभी कभी जो एसएससी को बॉन्ड करने पड़ते हैं, जो एसएससी को बियर करने पड़ते हैं। आई थिंक कभी कभी कोई एसेट बेचते हैं और आप मान लीजिए उसके अंदर कोई भी बेचने का जो खर्चा होगा वो आप उसको कंसिडर करेंगे, राइट। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। कभी कभी क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल ही लगा के चलते हैं कि मान लीजिए आप मकान बेच रहे हैं और मकान बेचने
सेल के लिए आपका एक बात आपको भी अच्छे से पता होगी कि हम जब मकान बेचते हैं तो जो मकान ख़रीदने वाला होता है वो ये देखता है कि मकान बिल्कुल खाली होना चाहिए और मकान के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर मकान में किराएदार बैठे हैं तो किराएदार खाली करके जा चुके हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किराएदार थोड़ा गड़बड़ भी कर देते हैं, तो हमें मकान बेचना है तो हमें किराएदार उठाने होंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, कभी कभी किराएदार यानी कि टेनेंट्स को हमें अपनी जेब से भी पैसे देकर खाली कराना पड़ता है ताकि हम मकान को आराम से सेल कर पाएँ, राइट। तो एक तरीके से वो जो हमने उनको पैसा दिया है सेल करने के लिए, उसको भी हम कभी कभी सेलिंग एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। हालांकि थोड़ा सा और लगेगा सुनने में कि भाई किराएदारों से को पैसा देकर खाली करवाना तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आपने मकान बेचना है इसलिए आप किराएदारों को उठा रहे हैं और उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए एट दैट मोमेंट दोज एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज सेलिंग एक्सपेंसेस। अदरवाइज अगर आप खाली करा रहे हैं ना और आप कोई खर्च कर रहे हैं तो उसको सेलिंग एक्सपेंसेस हम ट्रीट नहीं करेंगे, ओके। तो नेट कंसिडरेशन यानी कि आपने जो कोई भी एसेट बेची है तो उसका फुल जो आप मान लीजिए आपने कोई एसेट 10, यही मकान मान लीजिए इसी मकान की मैं बात कर रही हूँ, अगर यही मकान 10 लाख में बेचा है लेकिन किराएदारों को पैसा दिया या और कोई खर्चे किए वो हमारे 1 लाख आ गए, तो हमारा नेट कंसिडरेशन हो जाएगा 9 लाख। और इसमें से हम लेस करेंगे क्या क्या, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और सेलिंग एक्सपेंसेस आप यहाँ कम कर चुके हो इसलिए उसको तीसरी बार नहीं कम करना, आप यहाँ पे लेस कीजिए या आप तीसरे पॉइंट पे जाके लेस कीजिए, वो बात एक ही है। या तो आप ऊपर लिखिए कि फुल कंसीडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट कंसीडरेशन, राइट। उसके बाद आप उसमें से 2 चीज़ें माइनस कर सकते हैं, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 2 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। या फिर कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि सेल कंसीडरेशन यानी कि फुल कंसीडरेशन माइनस नंबर 1 आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और नंबर 3 सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब होता है बात एक ही है, आंसर आपका सेम आएगा, आप दोनों तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ओके जी। ये मेरा एक इलस्ट्रेशन है छोटा सा, मैं उठाने जा रही हूँ इस इलस्ट्रेशन को, इसमें दोनों बातें मैं क्लियर करूँगी। मिस्टर ए ने परचेज़ किया है एक हाउस दिल्ली में 2000 है, ये 2000 रुपये में नहीं है, 2000 साल में है, फॉर 1 लाख में उसने ख़रीदा था और उसने 2 रूम और 1 बरामदा बनाया है उस घर में और 30,000 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन 2000 में ही, मतलब जिस साल पे उसने ख़रीदा ना उसी साल में उसने ये सारा काम भी कर दिया। तो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2000 में 30,000 आ गई और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है 1 लाख है। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि जो 1/4/2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट का खर्चा है उसको हम इग्नोर करेंगे, मतलब इस 30,000 को मुझे इग्नोर करना है, राइट। और ही मेड इम्प्रूवमेंट्स इन द हाउस एंड एडेड 2 बाथरूम्स एट कॉस्ट ऑफ 2,40,000। 2 बाथरूम और बना दिए मई 14 में, इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 2001 के बाद बनाया गया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, आगे एक बार पढ़ते हैं पूरा। मिस्टर ए सेल्स द हाउस ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को उसने घर को बेच दिया है, यानी कि 19-20 यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर, राइट। 25 लाख में बेच दिया है, ठीक है। फाइंड आउट द कैपिटल गेन बताइए इफ़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस। अगर फेयर मार्केट वैल्यू हाउस की 1/4/2001 को तो ही थी 4 लाख और एक्चुअली हमने 2000 में ख़रीदा था 1 लाख में, तो ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी है। पहले कोई भी एसेट अगर आप 1/4/2001 से पहले ख़रीदते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कौन सा लेना चाहोगे, या तो फेयर मार्केट प्राइस ऑन दिस डेट 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट जब आपने उसको ख़रीदा था, विच एवर इज हायर। मतलब उसने नहीं बोला कि हायर लो, लेकिन हायर लेने में ही आपको बेनिफिट रहेगा। तो 1 लाख और 4 लाख में हायर कौन सी है, 4 लाख, तो हम इस 4 लाख को कंसिडर करेंगे, ओके जी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है 2001-2002 का, जो कि हमें पता होता है 100 है, 2014-15 का और 19-20 का, राइट। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने मकान कितने में बेचा है। हमने मकान बेचा है 25 लाख में, राइट। 25 लाख में से हमें सबसे पहले माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए, 2000 वाला लेना है या 2001 वाला लेना है। एक सेकेंड हम देखते हूँ कहाँ है 2001, ये रहा। 2001 में हमारा है 4 लाख, तो मैं क्या करूँगी 4 लाख ले लूँगी। तो आपका फुल कंसीडरेशन 25 लाख आ गया जी।
4 लाख को आप इंडेक्स कीजिए। इंडेक्स क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि 3 साल पुरानी एसेट है। 4 लाख को, और इंडेक्स के लिए मैंने क्या बोला, किस साल बेचा आपने 19 में बेचा है, तो मैं 19-20 का ही ले लूँ। 19-20 का हमारा इंडेक्स है 289, ये लीजिए 289, और डिवाइडेड बाय जिस साल की आपने वैल्यू ली है। आपने वैल्यू ली है 1001 की, 1001 की ली है ना 4 लाख, तो 1001 में तो हमारा 100 है, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा 11,56,000। अब दूसरी चीज़ माइनस कौन सी करनी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने 2 बार किया है। एक तो किया है 2000 में, जिसको मैं इग्नोर करूँगी, एक किया है 2014 में, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। 2,40,000 लिया, ले ली, और उसके बाद किस साल बेचा, 1920 में, जिसका इंडेक्स है मेरा 289, और मैं डिवाइड किससे करूँ, जिस साल मैंने इम्प्रूवमेंट किया था। मैंने इम्प्रूवमेंट कब किया था बच्चों, 14 में किया था, और 14-15 का मेरा क्या दे रखा है, 240, 240 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा आ गया 2,89,000। इन दोनों को मिलाकर मैं माइनस करूँगी तो मेरा कैपिटल गेन आएगा, पर कौन से वाला, लॉन्ग टर्म। और अब आप सोचेंगे कि मैडम कोई सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दिया ही नहीं गया, तो मैं माइनस नहीं कर सकती कुछ भी, राइट। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं उठाएंगे, मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगी, वो है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। मिसेस एक्स ने सेल किया है हाउस प्रॉपर्टी को 18 लाख में, कब, 15 मार्च 2020 में, यानी कि 19-20 में उसने जो है बेचा है। ब्रोकरेज उसने खर्च किया है 18,000 का, हो गया ना सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे माइनस करते हैं, इस 18 लाख में से 18,000 माइनस करके ये हमारा आ गया नेट कंसीडरेशन 17,82,000। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है वो ये करना कि इस 18,000 को इस 2,02,300 के नीचे रख देना, और ये है क्या चीज़, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा रही कि क्योंकि ये चीज़ें आपको कॉमन अब समझ में आ गई हैं, बस मेरे को सेलिंग एक्सपेंसेस ही आपको समझाना था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस में रखती तो फिर मैं 18,000 ऊपर माइनस करने की बजाय 18,000 यहाँ लिखती, 2 के नीचे, और उसके बाद 11-27 में वो ऐड हो जाता, तो हमारा आंसर 654 ही आता, क्योंकि मैं वहाँ 18 माइनस करने की बजाय यहाँ कर रही हूँ, बात एक ही है, आंसर आपका सेम रहेगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के थोड़े से रूल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले कहता है, कभी कभी क्या होता है, कैपिटल गेन उस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमारी एसेट बिकी नहीं, हमने ट्रांसफ़र नहीं की, नष्ट हो गई मतलब डैमेज हो गई। और कई बार डैमेज होने के बाद हमें क्या होता है, एक तो डैमेज हो गई तो ज़ीरो हो गया देखा जाए तो, क्योंकि डैमेज होने का मतलब तो बेकार हो गया, अब तो बिकने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा कंसीडरेशन नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। लेकिन कई बार हम क्या होता है कि हमने अपने एसेट का इंश्योरेंस करवा रखा है, और इंश्योरेंस कंपनी हमारे को पैसा दे देती है। जो मनी हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है वही तो है हमारा कंसीडरेशन। हाँ, अगर मुझे इंश्योरेंस ना मिलता, मैंने करवाया ना होता, तो मुझे कोई कम पैसा नहीं मिलता, देन मेरा नील हो जाता और कोई कैपिटल गेन नहीं होता। लेकिन इस बार तो होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया है। और ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, देखो फ्लड है, टाइफोन है, ओरिकॉन है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, और कोई भी सिविल रॉयट्स हो जाते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाती है, कई बार शहरों में जो है या मतलब तोड़ फोड़ हो जाती है, कई बार जैसे आपने देखे भी होंगे, कई बार आरक्षण का सीन हो जाता है, कई बार वैसे कोई कम्युनल रॉयट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, आग लग जाना, कुछ भी काम हो सकता है। उसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, एंड यू हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज यू हैव इंश्योर्ड योर एसेट। तो क्या करना है, जो मनी आपको रिसीव हुआ है, या कई बार फेयर मार्केट वैल्यू रिसीव होता है, ये डिपेंड करता है उस समय क्या मिलता है, ऑन द डेट ऑफ रिसीव, जिस दिन आपको मिला है ना, उसी साल की वो इनकम बन जाएगी। ऑब्वियसली निकालने के लिए सिस्टम वही रहेगा कि नेट वैल्यू जो मिली वो माइनस करेंगे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हैं, आपकी एसेट को तो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है जी। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है कि कई बार हम अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं।
फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल किया जाता है, और हमने उसमें क्लियरली बताया था कि स्टॉक यानी गुड्स को, वो गुड्स जो आप बिजनेस में बेचने के लिए रखते हैं ना, वो क्या एसेट्स नहीं होती हैं, वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी कैपिटल एसेट्स जो होती हैं उनको हम स्टॉक में बदलकर फिर उसको बिजनेस में बेच देते हैं। तो अब बताइए कि आपने उसको कैपिटल एसेट के तौर पे नहीं बेचा है, आपने उसको स्टॉक बनाकर बेचा है, तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, राइट। उसके लिए क्या करना है, मैं आपको डायरेक्टली एक छोटे से क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी जहां से आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिद्धार्थ ने कन्वर्ट किया है अपने प्लॉट ऑफ लैंड को जो परचेज किया था उसने ईयर 2001 और 2002 में 40,000 रुपये में, राइट। और उसने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया 1 अप्रैल 2019 पे। याद रखिए, ख़रीदा था 1-2 में, कन्वर्ट कर दिया अप्रैल 19 में, ओके, यानी हमारे कंसर्न प्रीवियस ईयर में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, इसी डेट पर उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू बेटा है 4,50,000, ठीक है। मैंने एसेट अभी बेची नहीं है, मैंने एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक में। अभी तो जब बिजनेस में जाएगी वहाँ पता नहीं कब बिकेगी, सो बिकेगी, हो सकता है ना अभी बिके, लेकिन मेरी कैपिटल एसेट तो ख़त्म हो गई ना एक तरह से, क्योंकि मैंने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन वाले दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू ये था 4,50,000। तो मैं क्या करूँगी, सीधा 4,50,000 दिखाऊँगी और उसको मैं मान लूँगी कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन क्यों मान लूँगी, मेरे को किसी ने दिया थोड़ी ना 4,50,000, लेकिन मिस 4,50,000 को मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट्स में ये शो किया कि 4,50,000 का स्टॉक हमारे यहाँ आया। कहाँ से आया, मेरे ही घर से ही तो आया, मैंने ही तो अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया है। किसी बाहर वाले ने तो ना तो मुझे एसेट दी है, ना मुझे एसेट के बदले में पैसा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई पैसा, कोई एसेट बिकी तो है नहीं, एसेट को मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र किया है, कन्वर्ट किया, ट्रांसफ़र भी नहीं किया, कन्वर्ट किया है, लेकिन मेरी कैपिटल एसेट का वजूद यानी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है, ओके। सो फेयर मार्केट वैल्यू मैं क्या लूँगी, याद रखिए, जिस डेट पर आप ट्रांसफ़र करते हो ना, जिस डेट पर आप कन्वर्ट करते हो, उस डेट पर उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो उठा लेते हैं हम। लीजिए जी, उठा लिया मैंने, ये रहा मेरा 4,50,000। अब आगे बढ़ें। अब आगे कहता है कि इस एसेट को मैंने स्टॉक बना दिया और स्टॉक मेरा बिक गया 4,90,000। अब आप बताओ, ये मेरी एसेट बिकी है, मेरा स्टॉक बिका, मेरा स्टॉक बिका। और जब स्टॉक बिकता है तो उसकी वैल्यू, उसका इनकम कहाँ जाता है, बिजनेस हेड में जाना चाहिए। तो लाइए जी, बिजनेस हेड में आ जाएंगे। बिजनेस इनकम भी हो गई मेरी 4,90,000 की, पर सारी इनकम क्यों है 4,90,000 के 4,90,000 पूरी इनकम थोड़ी ना रहेगी, उसमें से उसकी कॉस्ट नहीं घटाएंगे क्या। आप बिजनेस में कोई भी इनकम कैलकुलेट करते हो, कैसे करते हो, जो आपके पास आया है, जो आपने माल बेचा है वो, और उस माल की कॉस्ट भी तो माइनस करोगे ना। तो माल की कॉस्ट कौन सी लेस करूँ मैं, 4,50,000 ना, क्यों, क्योंकि 4,50,000 में उसकी एंट्री हुई है, इसलिए एंट्री 4,50,000 में हुई है, तो वो उसमें से माइनस करके 40,000 मेरी इनकम बन जाएगी। ये इसमें कहीं छुप गया है, शायद यहीं पे ही होगा। 490 में से 450 गए, 40,000 मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, बिजनेस इनकम। क्लियर हो गई। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा, क्योंकि 3 साल पुरानी एसेट है। और फेयर मार्केट वैल्यू मेरी हो जाएगी कंसीडरेशन, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से मैं क्या घटाऊँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मैंने कब खरीदा था, 2001-2 में, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मेरे को दे रखा है, छुप गया है, ये भी जो भी है वो यहाँ दिख जाएगा 289, और डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया, 1/4/2001 का इंडेक्स लिया इसलिए, क्योंकि 1/4/2001 को ही एसेट बाई चांस मैंने खरीदी है। तो लो जी, 40,000 का इंडेक्स किया है, जो भी आया है माइनस करके टैक्सेबल इनकम। अब देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा अलग हो गया, बिजनेस इनकम मेरा अलग हो गया, सबको दोनों को टोटल कर लूँगी ना मेरी, तो मेरा जो हो जाएगा वो टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। वैसे मेरी बिजनेस इनकम अलग आई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग आया है, बट जब इन दोनों को टोटल करूँगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम एक तरह से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी, ओके। आई होप आपको इस पॉइंट से ये पूरा मसला सॉल्व हो गया होगा हमारा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड विद डिपॉजिटरी। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि जब तक
कुछ चीज़ों के जब तक न्यूमेरिकल साइड पे नहीं मिलेंगे ना हम तब तक हम इसको अच्छे से मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी चीज़ का रट्टा मारें। मैं यही चाहूँगी कि आप उसको अच्छे से समझें, और मैं समझाने के लिए ही न्यूमेरिकल चाहती हूँ कि साइड बाय साइड अगर दे रखे हों तो मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा सकती हूँ, बट फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इस पॉइंट को फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। जब कोई न्यूमेरिकल आएगा हम इसको तब कनेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट टू ए फर्म, AOP और BOI। अब क्या कहता है कि अगर हम अपनी कैपिटल एसेट को फर्म या AOP या BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म, राइट। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहती हूँ। अब पार्टनर बनने के लिए या मेरे को किसी भी एसोसिएशन में मेंबर बनना है या मुझे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेंबर बनना है, ठीक है। AOP और BOI को अब मैं बार बार एक्सप्लेन हर जगह नहीं करूँगी क्योंकि वो मैं फर्स्ट चैप्टर में कर चुकी हूँ, राइट। सो इसलिए उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बस मैं मोटे तौर पर यही बताना चाहूँगी कि ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, दैट्स ऑल। अब मुझे मेंबर बनने के लिए क्या देना होगा? मेंबरशिप के लिए कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। जब पार्टनर बनता है तो कैपिटल लेकर आता है। सिमिलरली AOP और BOI में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मैं कैश की बजाय अपनी कोई एसेट इनको दे देती हूँ कि लो जी, मेरा कंट्रीब्यूशन यही है, मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने मेरी कोई कैपिटल एसेट एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनमें दे दी, ठीक है। उस एसेट की वैल्यू मान लो जिस दिन मैंने ट्रांसफ़र किया उस दिन मार्केट वैल्यू 1 लाख थी। अब मार्केट में 1 लाख थी, बेची तो नहीं है ना, अभी बेचूंगी तो पता लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअली क्या पता वो कितने में बिके। और बेच तो मैं रही नहीं, मैं तो ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसको? फर्म को। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा देना और पैसा मेरे पास है नहीं, राइट। तो अब क्या होगा? अब क्या वो कोई कैपिटल गेन अराइज होगा? डेफिनेटली होगा। मैं बताती हूँ कैसे। कैपिटल गेन ऐसे अराइज होगा कि जो कैपिटल मुझे देनी थी और जिसके बदले में मैंने एसेट दी है, तो हम ये देखेंगे कि फर्म हमारी एसेट की कितनी वैल्यू अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है। यानी अगर मैंने 4 लाख की एसेट दी है लेकिन फर्म ने कहा नहीं नहीं इसका तो वैल्यू 3 लाख ही है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने 3 लाख की कैपिटल हमें दे दी है, तो वो अपने अकाउंट्स में 3 लाख एंट्री करती है, राइट। वही मेरी एसेट का फुल कंसीडरेशन रहेगा। तो फुल कंसीडरेशन हो गया 3 लाख, माइनस करूँगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए वो एसेट मैंने 2000 में जो है 40,000 में ली थी, तो 40,000 को मैं इंडेक्स करूँगी क्योंकि 3 साल पुरानी एसेट है, और उसके बाद जो माइनस करके आएगा वो मेरा कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म। समझ में आया? कहने का मतलब ये होता है जब इंडिविजुअल किसी फर्म AOP या BOI को कोई भी एसेट एज ए कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, तो ये तीनों में से जो भी संस्था में आप जाना चाह रहे हो वो आपकी एसेट की जो वैल्यू अपनी बुक्स में एंटर करते हैं वही आपके लिए फुल कंसीडरेशन माना जाता है, और उसी से ही आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो। इसको एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। XYZ एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं 19-20 में, एक बिजनेस करना है उन्होंने, इसलिए X ने कंट्रीब्यूट किया है एक बिल्डिंग अपनी कैपिटल के तौर पे। ही परचेज दिस बिल्डिंग इन May 2004। उसने 2004 में इस बिल्डिंग को 2 लाख में खरीदा। फेयर मार्केट वैल्यू तो उस बिल्डिंग की उस दिन के ऊपर थी तो 20 लाख, जिस डेट पर वो पार्टनरशिप में आया। बट फर्म ने उसके अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट को 19 लाख से क्रेडिट किया। फर्म कहती है ना 20 लाख नहीं है, इसका तो रेट है 19 लाख। तो मेरे लिए यानी कि वो जो भी पर्सन था X है, तो X के लिए कंसिडरेशन हो गया 19 लाख, राइट। अब उसने खरीदी कितने में थी? 2004 में 2 लाख में, तो इंडेक्स कर दूँ 2 लाख को, इंडेक्स कर दिया। उसके बाद लेस करने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, राइट। क्लियर हो गई बात? अब इसी का मैं उल्टा ले लेती हूँ जो कि मेरा नेक्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, ट्रांसफ़र बाय ए फर्म AOP और BOI। अब देखो, जब हम पार्टनरशिप छोड़ते हैं तो फर्म या BOP या BOI और AOP हमारे को जो भी डिवीज़न होता है एसेट्स का और जो भी सारा कुछ बंटता है सब पार्टनर्स में बांट दिया जाता है ना जब डिसोल्यूशन होता है, या जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, हो सकता है उसको रिटायरमेंट के ऊपर कैश देने की बजाय कोई एसेट ही दे रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं। तो अब जब उल्टा हो गया, यानी कि मैं नहीं दे रही अब वो मुझे दे रहे हैं, देन फर्म के लिए भी तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ना। फर्म ने भी तो पैसा दिया है ना, सॉरी पैसा नहीं दिया, एसेट दिया है ना, तो फर्म ने भी अपनी एसेट ट्रांसफ़र की है ना मुझे,
तो फर्म के लिए कैपिटल गेन क्रिएट होगा ना। तो अब फर्म के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए उसकी उसका फुल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा। जिस रेट पर फर्म ने मेरी कैपिटल, जैसे ये 19 लाख था, क्या 19 लाख माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस डेट पर फर्म मुझे एसेट दे रही है ना, उस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहा, वो मेरे लिए नहीं, फर्म के लिए फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। आइए, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। एक फर्म डिसॉल्व हो गई है और इन्वेस्टमेंट्स के में एक मिनट इट्स इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म कॉस्टिंग ₹60,000 आर टेकन ओवर बाय मिस्टर ए ने उसकी इन्वेस्टमेंट खरीद ली और इट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 80,000। 60,000 वाली इन्वेस्टमेंट 80,000 में खरीद ली है, ठीक है ना। वेयर एज अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000। देखो ध्यान से, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म की सारी एसेट्स बिक जाती हैं, या फिर फर्म अपने पार्टनर्स को वो एसेट्स दे देता है कंट्रीब्यूशन के तौर पे, क्योंकि पार्टनर का हिसाब किताब करना होता है। तो फर्म की शॉर्ट टर्म में एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि 60,000 में फर्म ने खरीदी थी। एक मिस्टर ए है पार्टनर, उसने 80,000 रुपये में ले लिया, लेकिन फेयर मार्केट प्राइस जो है इन्वेस्टमेंट का ना, वो 1,10,000 है। तो अब मैं 1,10,000 कंसिडर करूँगी फर्म के लिए। फर्म ने अपनी एसेट मुझे 1,10,000 में दिए, ये मान के चलेंगे। एक्चुअल कॉस्ट इसकी 60,000 थी। 60,000 क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसलिए इंडेक्स नहीं करना है, तो हम इसको 60,000 माइनस करेंगे तो 50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। किसके लिए? फर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एंड एनहांस्ड कंपनसेशन। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एंड एनहांस्ड कंपनसेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हालांकि इसका कोई न्यूमेरिकल मैं नहीं आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में नहीं आया है। तो क्या होता है, कई बार हमारी एसेट सरकार टेक ओवर करती है। ये मैं पॉइंट शायद पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और सरकार उसके बदले में आपको हर्जाना देती है, मतलब कॉम्पनसेशन देती है, ठीक है। तो जो कॉम्पनसेशन देती है उसमें से आप जो है अपनी उस एसेट की कॉस्ट माइनस करते हैं, तो जो आता है वो आपका कैपिटल गेन होता है। सिंपल है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, ये तो पॉइंट ए बता दिया मैंने, जो मैंने अभी बताया ना वो पॉइंट ए में है, राइट। पॉइंट बी क्या कह रहा है? पॉइंट बी कहता है कभी कभी एनहांस भी कर देती है। कई बार क्या होता है कि रूल्स चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे मेरी लैंड मेरी सरकार ने टेक ओवर कर लिया है और मेरे को 10 लाख रुपए दिए। बाद में कोई पॉलिसी चेंज हुई और नया कोई अथॉरिटी आई और उन्होंने कहा नहीं 10 लाख नहीं देने थे, इनको तो 12 लाख देने थे। तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, मेरे को 2 लाख रुपए और मिल गए, लेकिन वो शायद 2 साल के बाद मिले क्योंकि टाइम लग गया उस चीज़ में भी। 2 लाख मुझे मिले दो साल के बाद। तो जिस साल में 2 लाख रुपए मुझे मिले ना, उस साल वो 2 लाख रुपए फिर से मेरी इनकम हो गई ना, ठीक है ना। तो वो उस साल की इनकम हो गई। अब उसके बदले में आपने माइनस क्या किया? कुछ भी नहीं। माइनस थोड़ी ना कुछ करोगे, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट तो खाली ए में थी, जब आपने एसेट दी और उस एसेट की कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट माइनस किया। लेकिन जब उसका एनहांसमेंट हुआ, एनहांसमेंट का मतलब जिसका वैल्यू बढ़ाया गया, और बढ़ी हुई वैल्यू मुझे 2 लाख रुपए जो बढ़ा दी और उन्होंने दी, देन वो तो पूरे के पूरे 2 लाख के 2 लाख ही मेरे लिए कैपिटल गेन बन गए ना। माइनस तो मैं कुछ करूँगी नहीं। और तीसरे में ये कहता है कि कभी कभी मामला उल्टा भी हो जाता है। हो सकता है कोई उल्टा दिमाग का भी बंदा आ जाए अथॉरिटी में और वो कहे जी ना ये क्या किया, 10 लाख क्यों दे दिए, तो 8 देने थे, लो जी इनसे 2 लाख वापस। और हो सकता है मेरे से 2 लाख वो वापस भी ले ले। तो जब वापस ले लेंगे तो वो तो वैसे ही काम ख़राब हो जाएगा। तो वो मेरा एक तरह से कैपिटल गेन की बजाय 2 लाख कैपिटल लॉस माना जाएगा, राइट। समझ में आया मेरी बात? तो कभी कैपिटल गेन भी हो सकता है, कभी कभी कैपिटल लॉस भी हो सकता है, तो वो रिड्यूस भी हो जाता है कई बार, ठीक है जी। ओके, चलिए जी अब आगे चलते हैं। इसको और मुझे ज़्यादा से मैंने सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं जी। इन्होंने जो भी बता रखी है वो सारी बातें आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ओके, एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। पॉइंट नंबर 7 पे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी क्योंकि इसका भी कोई ना न्यूमेरिकल नहीं है। सिर्फ मैं इसका आपको एक मटेरियल जो भी दे रखा है वो समझा सकती हूँ थोड़े से ब्रीफ करके।
कई बार कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है और मैं आपको कहूँगी ये लैंड लो जी, और इसके ऊपर आप मेरे को एक बिल्डिंग बना कर दे दो, और बदले में क्या करूँगी, मैं आपको उस बिल्डिंग में या तो हिस्सा दे दूँगी, या एक तो हिस्सा दे दूँगी, या फिर मैं आपको कैश दे दूँगी जो आपको कॉस्ट आएगी, या मैं दोनों चीज़ें दे दूँगी, बिल्डिंग का एक पोर्शन दे दूँगी या और आपको थोड़ा सा कैश दे दूँगी। ये मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। आपने बिल्डिंग पे बनाई और 10 लाख रुपए आपके लग गए। अब मैंने आपके 10 लाख रुपए आपको किस तरीके से दिए, आपके 10 लाख रुपए तो आपकी कॉस्ट आ गई ना, आपके जो 10 लाख रुपए लगे वो आपकी कॉस्ट आ गई, और आपको उसके बदले में बिल्डिंग का एक पोर्शन भी दे दिया मैंने, और मैंने कुछ कैश भी दे दिया। इस तरीके के एग्रीमेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या रहेगा? आपके लिए कंसिडरेशन रहेगा कि बिल्डिंग की ये ध्यान में रखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, उसके लिए एक स्टैम्प वैल्यू होती है, जो एक तरह से आपने कभी ध्यान दिया हो, कई बार फैमिलीज़ में आपने देखा हो, कई बार मकान, दुकान या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्री होती है बाकायदा, 2 विटनेस होते हैं और स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना स्टैम्प ड्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे और आपके कहने से नहीं होता है, जो सरकारी तौर पर फिक्स होता है ना उसका रेट, या जितने की स्टैम्प ड्यूटी हम खर्च करते हैं वही उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मानी जाती है। हालांकि ये थोड़ी सी और लंबी बात हो सकती है, बट इसके मुझे ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में ले जाने की। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर, अब उसका कंसिडरेशन क्या होगा? मान लीजिए मुझे बिल्डिंग का एक पोर्शन मिला, और मैं क्या करूँगी, उस पोर्शन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगी वो ले लिया, ठीक है। और प्लस अगर आपने मेरे को कुछ कैश भी दिया है तो वो प्लस कैश हो जाएगा, वो मेरे लिए हो गया ना। मेरे लिए मतलब मैंने अगर आपके प्लॉट पे बिल्डिंग बनाई है और आपने मुझे बिल्डिंग में एक फ्लोर दे दिया है, तो वो फ्लोर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस में आपने जो पैसा दिया मुझे वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया, राइट। माइनस अब कैपिटल गेन कैसे निकालूंगी? फुल वैल्यू कंसिडरेशन, और जो मैंने आपकी बिल्डिंग बनाने पे खर्चा किया है वो तो मेरी जेब से गया ना, वो मैं माइनस कर दूंगी, ठीक। और उसके बाद जो आएगा वो मेरे लिए कैपिटल गेन भी हो सकता है, वो मेरे लिए कैपिटल हो सकता है लॉस में भी चली जाऊँ, वैसे ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि लॉस में जाने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। ऑब्वियसली गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई एग्रीमेंट करता होता है। तो ये इसको यहीं तक ही सीमित रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में ही बताऊंगी। कारण यही है कि इसका भी अभी कंसर्न कोई न्यूमेरिकल मेरी नज़र में नहीं आया जो मैं आपको अदरवाइज़ मैं और अच्छे से क्लियर कर पाती। तो आपको इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही मानकर चलिएगे, ओके। और टैक्स लाइबिलिटी कह रहा है, टैक्स लाइबिलिटी कब क्रिएट होगी? जिस साल बिल्डिंग की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हमारे को मिल जाएगा ना, जब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, उसी साल में वो टैक्स यानी कैपिटल गेन का जो टैक्स होगा ना वो उस साल क्रिएट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स। ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कई बार जो है, जैसे म्यूचुअल फंड है, आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रखे हैं, लेकिन अगर आप अब वापस उनको बेच रहे हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड ही अपने यूनिट्स को रीपरचेज कर रहा है, ठीक है, पहले तो बेचे और फिर उसने दोबारा ख़रीद लिए, तो इन यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी एक तरह से उसको कैपिटल गेन के लिए हम कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने में ख़रीदा और जितने में बेचा था उसका जो माइनस आएगा वो हमारा जो है कैपिटल गेन क्रिएट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन। वही सेम चीज़ है, ऊपर में आपने यूनिट्स बेचे और उन्होंने रीपरचेज किए, यहाँ कंपनी अपने शेयर्स को रीपरचेज कर रही है, तो एक ही बात है। यहाँ पे भी वही बात है, जिस टाइम पे आपने रीपरचेज किए हैं, बाय बैक किया है कंपनी अपने शेयर्स को, उस साल के लिए वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो भी स्थिति आएगी ना, ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है, तो उस साल की वो इनकम या हमारा लॉस माना जाएगा। नेक्स्ट इज 10th में आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड आई थिंक इट इज़ अ लास्ट पॉइंट, राइट। तो स्लम सेल का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हम एक बिज़नेस की एक एसेट नहीं बेचते, बल्कि बिज़नेस की पूरी एसेट, पूरा का पूरा बिज़नेस ही एज इट इज़ सेल कर देते हैं। जब हम एक अंडरटेकिंग या एक से ज़्यादा भी अंडरटेकिंग, मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा बिजनेस है और मैं सारे बिजनेस इकट्ठे बेच देती हूँ, उसे मैं स्लम सेल कहूँगी। वहाँ मैंने क्या किया, एक एसेट नहीं बेची है और एक एसेट का अलग से कैपिटल गेन नहीं निकाल रही हूँ, कैपिटल लॉस नहीं निकाल रही हूँ।
मैंने इसको इकट्ठा ही बेच दिया है तो उसे मैं स्लम सेल बोलूँगी, राइट। ये स्लम सेल का मीनिंग आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके। अब स्लम सेल के लिए क्या सीन रहेगा कि उसमें कई तरह की एसेट्स होंगी। कुछ एसेट्स 3 साल पुरानी भी हो सकती हैं, कुछ एसेट्स 3 साल पुरानी हो सकता है, लेटेस्ट भी एसेट्स हों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके जी, ओके नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें मेरा बताने लायक क्या है, हाँ अब इसमें नेटवर्थ को कंसिडर करते हैं। नेटवर्थ क्या चीज़ है? किसी भी अंडरटेकिंग की नेटवर्थ का मतलब है, जो स्लम सेल में हमें डिस्कस करना होगा, उस नेटवर्थ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। जब आप कोई बिज़नेस बेचोगे, मतलब बिज़नेस में सारी एसेट्स इकट्ठी बेच दोगे, ठीक है, तो बेचने के बाद जो प्राइस होगा, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ जो कंसिडरेशन होगा, उसमें से क्या माइनस करोगे? उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब नेटवर्थ से है, ठीक है। और नेटवर्थ कैसे निकालनी है, ये यहाँ आई थिंक दे रखा है। नेटवर्थ का मतलब ये रहा। नेटवर्थ का मतलब एग्रीगेट वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ सारी एसेट, जो भी एसेट्स हैं हमारी अंडरटेकिंग की, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटीज़ लेस कर लो। जितनी आपके पास एसेट्स हैं उसमें से सारी लाइबिलिटीज़ माइनस कर लो, तो क्या बचा हमारा? नेटवर्थ बचेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन को हमने इग्नोर करना है। रिवैल्यूएशन, अकाउंट्स के बच्चे हैं आप लोग, आपको रिवैल्यूएशन का मतलब पता होगा। जब हम एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी उसकी वैल्यू को जज करते हैं कि अगर उसको बेचा जाए तो क्या मिल सकता है, तो वो उसे बोल देंगे हम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन नहीं करना है हमने। रिवैल्यूएशन अगर किया भी होगा तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे। हम करेंगे जो भी उसकी एसेट्स की वैल्यू है माइनस लाइबिलिटीज़, जो भी आएगा वो नेटवर्थ होगा, और वो पूरे बिजनेस की सभी एसेट्स का हो जाएगा, ठीक है। अब सारी एसेट्स की बात जब मैंने की, तो उन एसेट्स में कई तरह की एसेट्स आपको मिलेंगी। एक गुडविल भी मिल सकती है, तो इधर लैंड मिल सकता है, फिर फर्नीचर होगा तो उधर बिल्डिंग भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सभी एसेट्स की वैल्यू आपने ऐसे नहीं लेनी है। जो एसेट्स डेप्रिसिएशन वाली है उनका डेप्रिसिएशन लेस करना है, जो बिना डेप्रिसिएशन किए हैं उनको एज इट इज़ उठाना है, जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको आपने छोड़ देना है, राइट। ये ध्यान में रखना। और कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनकी बुक वैल्यू उठानी है। तो ये तो यहाँ पे तो अकाउंट्स के फार्मूले ही चलेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सेल द होल अंडरटेकिंग, नॉट अ सिंगल एसेट, राइट, देन आपको नेटवर्थ, देन आपको स्लम सेल को कंसीडर करना है। और आपका एक वही फार्मूला बनेगा कि जो भी कंसीडरेशन आएगा उसमें से आप नेटवर्थ माइनस करेंगे, देन यू विल कैलकुलेट कैपिटल गेन, राइट। और नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स को किस किस रेट पर लेना है देखना है, मतलब वो वहाँ पर आपने देखा है, अकाउंट्स की तरह ही आप उसको मेंटेन करेंगे, ओके जी। सो इन दिस वीडियो जो भी हमने डिस्कस किया है वो क्या था, एक बार देख ले। हमने डिस्कस किया है, एक सेकेंड, एक तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कि कैपिटल गेन को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम एग्जेम्पशंस जो हैं, कैपिटल गेन को कैसे टैक्स से बचाया जाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो that's all for this video. Bye bye and take care.